एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंटीजन। तो आज हम देखेंगे कि एंटीजन हमारे पास क्या चीज़ है, इम्यूनोलॉजी में इसका क्या कंसेप्ट रहता है। तो इम्यूनो में हम बोलते हैं इट इज़ जस्ट अ नेम गिवन। आप बोल सकते हो कि नामकरण किया गया है किसी ऐसी चीज़ का, है ना। तो अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है, कोई भी बाहर से आपकी चीज आ रही है जो कि आपकी बॉडी को नुकसान दे रही है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही है, उसको पोक कर रही है, तो उसको हम सिंपली नेम दे देते हैं एंटीजन। ठीक है। और एंटीबॉडी का नाम ही भी इसी एंटीजन के डिपेंडेंसी पे ही बना है। एंटीबॉडी दैट इज अगेंस्ट, एंटी टू द एंटीजन। ठीक है। तो एंटीजन हमारे पास क्या हुआ, कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में आके इम्यून सिस्टम को जनरेट कर सकता है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटीजन। ठीक है। तो अब ये कोई एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, ये कोई एंटीजन आपका पॉलन ग्रेन का कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई एलर्जन भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं एंटीजन की। ठीक है। तो देखिए, फॉरेन पार्टिकल विच एंटर इनटू द बॉडी एंड विच हैज कैपेसिटी टू बाइंड टू द इम्यून सेल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी है, देखो, फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस। फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का क्या मतलब है, देखिए। तो ये क्या कह रहे हैं, फाइलोजेनेटिसिटी तो आपको पता ही है, जहां पे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अब मैंने आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहले में माइस है और दूसरे में फिश है। अब इसमें से अगर दोनों में से कोई भी पार्टिकल मेरे अंदर जाएगा तो कौन सा एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और कौन सा एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा, या फिर किसका एंटीजन वाला रिस्पॉन्स ज्यादा होगा और किसका एंटीजन वाला रिस्पॉन्स कम होगा। तो देखिए, अगर इन दोनों में से हम देखें तो माइस जो है वो हमारे ह्यूमंस के साथ ज्यादा रिलेटेड है एज कंपेयर टू फिश। तो यहाँ पे हम ये बोल देंगे कि जो माइस है इसकी जो एंटीजेनिसिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू फिश। ऐसी किस में देखो, माइस और मंकी में से देखते हैं। तो हमें पता है ह्यूमंस के साथ ज्यादा रिलेटेबल कौन है, मंकी। तो इस केस में जो मंकी है इसकी जो हमारी इम्यूनोजेनिसिटी है, इसका जो एंटीजन है ये हमारी बॉडी को इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना माइस का करेगा। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे ह्यूमन से फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, एवोल्यूशनरी डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, उतना ही ज्यादा क्या इंक्रीज होगा, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स। जितनी ज्यादा ह्यूमन से कोई ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी डिस्टेंस ज्यादा है, उतनी ही स्ट्रांगली वो उसमें इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाएगा। ठीक है। तो यही मतलब है हमारा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का। सेकंड है हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट में हमने देखा कि अगर 1000 डेल्टन का हम लेते हैं फिर भी हमारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, 1000 to 5000 डेल्टन हम ले रहे थे, बहुत कम, मतलब इतना ज्यादा प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा था। तो हमने देखा अप्रोक्सीमेटली 5000 से लेकर अगर 10,000 की कैटेगरी में जाए, अगर किसी एंटीजन का मॉलिक्यूलर वेट 5000 से लेके 10,000 तक आपको दिख रहा है, इट मीन्स दैट इज एबल टू जनरेट अ प्रॉपर इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी होगी फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस और सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होगी मॉलिक्यूलर वेट के रिलेटेड। थर्ड देखते हैं, थर्ड इज अ नेचर। नेचर में उन्होंने बोला है कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स एंटीजन की जो प्रॉपर्टी स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जो प्रोटीनेशियस नेचर के एंटीजन्स थे वो ज्यादा स्ट्रांगली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे थे एज कंपेयर टू ऑल अदर वंस। तो हमने क्या बोला कि सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द नेचर प्रोटीन्स की एंटीजेनिसिटी सबसे ज्यादा है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर लिपिड्स की, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स की। मतलब अगर मैं कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल्स लूं, एक का नेचर प्रोटीनेशियस है, एक का नेचर कार्बोहाइड्रेट वाला है, इसमें से प्रोटीनेशियस नेचर वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्ट्रांगली एंटीजेनिक रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करेगा। देखो, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स जस्ट नथिंग। आप कोई नीडल लेकर आओ, ठीक है, एक नीडल आपकी थोड़ी पतली है,
एक थोड़ी मोटी है, एक थोड़ी मोटी भी है, लंबी भी है। आपको पता है जो मोटी वाली नीडल है वो सबसे ज्यादा आपको दर्द देगी, सबसे ज्यादा पोक करने पे वही दुखेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे है, हम बस उस एंटीजन की जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बाहर से आ रहा है, उसमें से उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको ज्यादा खतरनाक बनाती हैं, ये सारी चीजें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज में सम अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द डोज। ऑब्वियसली अगर आप लो डोज दोगे तो हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स इतना नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाई डोज दे दोगे तो यहाँ पे हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है, दैट इज डीसेंसिटाइजेशन। डीसेंसिटाइजेशन, तो डीसेंसिटाइजेशन का क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में एक मात्रा से ज्यादा, बहुत ज्यादा एंटीजन आ गया तो बॉडी को ऐसे लगेगा कि इतनी ज्यादा अमाउंट है तो शायद ये तो मेरा ही पार्ट ना हो, ये मेरा ही कोई सेल ना हो, ठीक है, ये बॉडी का ही कोई पार्ट ना हो। तो उस टाइम पे जो हमारा बॉडी है, जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसीलिए एक प्रॉपर ऑप्टिमल डोज ऑफ एंटीजन इज नेसेसरी, ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, आपको पता है जब भी इंजेक्शन लगता है, जब भी वैक्सीन वगैरह लगती है, कुछ भी लगता है, तो या तो वो मस्कुलर वाली साइड में आप लगवाते हो या फिर इंट्राविनस में, ठीक है। तो क्यूटेनियस या फिर मस्कुलर साइड पे ही हमारे पास रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। 45 डिग्री पे भी लग सकता है और 90 डिग्री पे भी। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों हम ब्लड में डायरेक्टली ऐसी चीजें नहीं दे पाते। वैक्सीन हो गई, चाहे जो भी आप चीजें इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो, क्यों आपको इन्हीं दोनों फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, आप डायरेक्टली ब्लड में क्यों नहीं इंजेक्ट कर पाते। द रीजन इज, देखो, ब्लड ने आगे जाना है किडनी में, तो किडनी में जाके ये जो सारी चीजें हैं ये फिल्टर आउट हो जाती हैं या फिर एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। मतलब वहां पे जो दिक्कत आती है वो किडनी की वजह से आती है, क्योंकि वहां पे फिल्ट्रेशन वगैरह का प्रोसेस, एक्सक्रीट आउट का प्रोसेस होने लग जाता है। इसीलिए हम उसको कहाँ पे देते हैं, मसल्स में या फिर सबक्यूटेनियस वाले पार्ट में, ठीक है। अब उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, ऑल एंटीजेंस are not immunogens, but all immunogens are antigens। देखो, all antigens are not immunogens, but all immunogens are antigens। देखो, जो भी चीज आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, हमने उसको क्या बोला, एंटीजन, राइट। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सारे एंटीजेंस इम्यूनोजेनिक है, नहीं। सारे एंटीजेंस इम्यूनोजेनिक क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज देखी कि अगर लो डोज है, ज्यादा डोज है, कम मॉलिक्यूलर वेट है, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो एक एंटीजन तभी सक्सेसफुली हमारी बॉडी को इन्वेड कर सकता है अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर पाता है। इसलिए हम बोलते हैं ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस, बट ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। जो ऑलरेडी बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं वो तो एंटीजेंस है ही, ठीक है। और कुछ नहीं, बस आप ये याद रखो कि एंटीजन को एक नई पदवी दी जाती है इम्यूनोजन की। अगर तो उसको नई पदवी मिल गई तो बेस्ट है, वो आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर गया। अगर उसको नहीं मिली तो इसका मतलब उसका सिस्टम फेल हो गया, वो आपकी बॉडी को इवेड नहीं कर पाया, वो आपको नुकसान नहीं दे पाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंटीजन की सारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं। सो विद दिस द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन्स आर कंप्लीटेड। थैंक यू एवरीवन।